चलिए मेरे भाई, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहते हैं, ये सेक्शन ई है हमारे पास में केस स्टडी, जो कि सेक्शन ई में लिखा हुआ है कंसिस्ट ऑफ 3 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स ईच, यानी कि 4 नंबर की एक है मेरे बेटे। पहला क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, देखो जरा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 36 इज से दैट कि Mrs. Sheila visited a store near her house and found that the glass jar are arranged one above the other in a specific pattern. On the top layer, there are 3 jars. In the next layer, there are 6 jars. In the third layer from the top, there are 9 jars, and so on till the 8th layer. On the basis of the above situation, answer the following questions. फर्स्ट पार्ट कहता है हमसे राइट द एपी whose terms represent the number of jars in different layers starting from top, also find the common difference। बच्चे आपको क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन ने हमसे ये बोला है कि मिसिस शीला नाम की जो लेडी है वो मार्केट में गई और उसने वहां पे एक ग्लास जार को अरेंज करा एक स्पेसिफिक पैटर्न में। जो सबसे टॉप लेयर था उसमें 3 जार रखे उसने, यानी कि जो सबसे ऊपर वाली लेयर थी वहां पे 3 जार ऐसे, और उसकी जो नीचे लेयर थी वहां पे 6 जार रखे ऐसे, ठीक है, ऐसे 6 जार। फिर नीचे 9 जार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे उसने सीक्वेंस बनाया। पहले में 3, फिर 6, फिर 9। फाइंड, अच्छा टोटल जो लेयर है हमारे पास में 8 लेयर है। ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर है, ये थर्ड लेयर है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ एंड टोटल 8 लेयर है ऐसे करके। अब बेटे राइट द एपी whose terms represent the number of jars in different layers starting from top, find the common difference। आप एक बात समझो हम एपी बनाएंगे तो टॉप से स्टार्ट करना है, तो जो एपी बनेंगे मेरे बच्चे क्या बनेगी, 3 6 9 12, क्योंकि 3 का गैप चल रहा है, और 15 18 21 एंड 24, ये एपी बनेगी। तो उसने कॉमन डिफरेंस पूछा, कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। 6 में से अगर मैं 3 माइनस करूं तो डी हमारे पास में कितना आ चुका मेरे बेटे, 3 आ चुका। ये बात आपको समझ में आई? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? अब बच्चे सेकंड में कह रहा है इट इज पॉसिबल टू अरेंज 34 जार्स इन लेयर इफ दिस पैटर्न इज कंटिन्यूड। अगर हम इसी पैटर्न को कंटिन्यू करें, क्या ये पॉसिबल होगा कि 34 जार्स हमारे पास में इस लेयर में आ सकते हैं? बेटे चेक करते हैं। अगर हमने कहा एन हमारे पास में 34 है, तो ए प्लस ए हमारे पास में बेटा 3 एन माइनस 1 इंटू डी, डी हमारे पास में 3, तो मेरे बच्चे इन दोनों का डिफरेंस 31, 3n माइनस 3 यहाँ पे हो गया 34 इज इक्वल टू 3n। n इज इक्वल टू 34 अपॉन 3, 34 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि 34 हमारे पास में इवन नंबर है, तो जब डिवाइड नहीं होगा इट इज नॉट पॉसिबल कि 34 जार हमारे पास में इस एपी में नहीं आ सकते, क्योंकि अगर ये डिवाइड होकर पॉइंट में भी आए तो नंबर ऑफ रोज कभी भी पॉइंट में आ नहीं सकती। कॉमन सेंस की बात है ये तो, ठीक है, समझ में आए मेरे भाई? चलिए बेटे अब अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट कह रहा है इफ देयर आर n नंबर ऑफ रोज इन अ लेयर देन फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर फाइंडिंग द टोटल नंबर ऑफ जार्स इन ऑफ टर्म्स n। अगर n रो है और n जार है, हेंस फाइंड S8। तो S8 8 उसमें क्या होगा हमारे पास में, S8, तो S8 इज इक्वल टू 8 अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। वोट डी बेटे 3। 2 से कटिंग करा मेरे बच्चे 4 आया, यहाँ पे हमने 4 लिखा, 3 2 जा 6, 8 माइनस 1 7, 3। हम क्या करेंगे यहाँ पे फोकस करना, इन दोनों का सम हमारे पास में होगा 27, 27 4 जा 108, तो हमारे पास में वैल्यू कितनी आई S8 की 108, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था हैंस फाइंड S8, तो S8 हमारे पास में 108 आ गया। अब बचे इसमें थर्ड पार्ट हम यहीं पे चेक कर देते हैं, ध्यान से देखो। थर्ड पार्ट कह रहा है, सॉरी थर्ड का बी पार्ट है ये। द शॉपकीपर एडिड 3 जार इन ईच लेयर। हर एक लेयर में उसने 3 जार ऐड किए, तो जो हमारे पास में एपी थी 3 + 3 कितना हो गया, 6 9 12 15 18 24
एंड 27, तो ये हमारे पास में एक एपी बन गई। देन हाउ मेनी जार्स आर देयर इन द फिफ्थ लेयर फ्रॉम द टॉप, ऊपर से फिफ्थ लेयर में कितने जार होंगे, तो बेटे फ्रॉम द टॉप, तो 1 2 3 4 5, तो फिफ्थ लेयर की बात करी उसने, टॉप में कितने जार होंगे, टोटल नंबर ऑफ जार कितने आएंगे मेरे भाई, 18 आएंगे। टॉप से कह रहा, क्योंकि फर्स्ट लेयर में 6, फिर 9 12 15 और 18, तो आंसर कितना आ जाएगा, 18 आएगा। ये बात आपको समझ में आई। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारे पास में, ये भी केस स्टडी का ही क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा देखो। अ ट्रायंगल इज वेरी पॉपुलर शेप यूज्ड इन इंटीरियर डिजाइनिंग। द गिवन पिक्चर शोज अ कैबिनेट डिजाइन्ड बाय अ फेमस इंटीरियर डिजाइनर। Here the largest triangle is represented by triangle ABC and the smallest one which self is represented by triangle DEF, PQ parallel to EF। बेटे देखो हमारे पास में दो ट्रायंगल गिवन है, यहाँ पे जरा ध्यान से फोकस करना लैंग्वेज पे क्वेश्चन की। एक ट्रायंगल हमें गिवन है ABC, अनदर ट्रायंगल जो हमारे पास में गिवन है ये गिवन है DEF। देन आफ्टर PQ हमारे पास में आ गया, एंड क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे कि PQ पैरेलल टू EF। ओके, ये PQ EF के मेरे भाई पैरेलल है। अब बेटा ध्यान से समझो, शो दैट DPQ सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। DEF ओके हो जाएगा। सबसे पहले आप एक बात समझो, अगर ये इसके पैरेलल है तो ये एंगल इस एंगल के, अगर ये थीटा है हमारे पास में, तो मेरे बच्चे ये भी थीटा हो जाएगा, यानी कि एंगल जो DPQ है वो एंगल DEF के बराबर है एंगल, ठीक है भाई। और एंगल D इज इक्वल टू एंगल D क्या है हमारे पास में, कॉमन। तो ट्रायंगल क्या क्या DPQ, ट्रायंगल DPQ सिमिलर टू ट्रायंगल DEF बाय एंगल सिमिलरिटी। ठीक है, एंगल सिमिलरिटी से ये क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, सिमिलर हो जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में कह रहा है हमसे DP 50 है, अगर DP हमारे पास में यहां से यहां तक 50 है, देन आफ्टर दैट PE 70, ये बच्चे 70 है, देन फाइंड PQ अपॉन EF। तो हमें PQ और EF निकालना। भाई एक बात समझो, अगर ये ट्रायंगल इस पूरे ट्रायंगल के सिमिलर हमने प्रूव कर दिया फर्स्ट केस में, तो DP अपॉन DE का जो रेशियो होगा वो PQ अपॉन EF के रेशियो के बराबर होगा कि नहीं होगा। DP 50 और DP 50 है और DE 50 प्लस 70 120, तो PQ और EF का रेशियो भी होगा मेरे बच्चे वो 5। PQ अपॉन EF का जो रेशियो मेरे भाई 5/12 है, यही हमें निकालना था। बात समझ में आई, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। चलिए अब अगली ओर बढ़ते हैं। अब ट्रायंगल उसमें कहा कि इसमें हमसे उसने अगले पार्ट में कहा है, बेटा ध्यान से समझना चीजों को, क्वेश्चन की लैंग्वेज में फोकस करना। बेटा देखो जरा, अब हमारे पास में वो कह रहा है कि थर्ड पार्ट में ट्वाइस ऑफ AB इज इक्वल टू 5D, यानी कि AB अपॉन D का जो रेशियो है वो 5/2 है। AB अगर हमारे पास में 5 यूनिट है, D हमारे पास में 2 यूनिट है। ये बात समझ में आई। देन आफ्टर दैट ABC ट्रायंगल सिमिलर है DEF के, बिल्कुल ठीक बात है। शो दैट पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ABC एंड पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल DEF। अरे भाई जब साइड्स का रेशियो है हमारे पास में, वही पैरामीटर का रेशियो होगा, सेम रहेगा, तो पैरामीटर का रेशियो भी कितना रहेगा, 5/2 रहेगा, ये कांस्टेंट है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। चलिए बेटे अब हम इसके थर्ड पार्ट के B पार्ट पे चलते हैं। ये A पार्ट था हमारे पास में। वो कहता है AM and DN आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC। AM ABC and DN DEN prove that ABM similar to DEN। ABM DEN हो जाएगा भाई। देखो कैसे,
अब आप एक बात समझो, जो ए बी और डी का रेशियो है हमारे पास में, तो वो बी सी अपॉन किसका है, ए एफ का, और बी सी का मिड पॉइंट क्या है हमारे पास में, बी सी का हाफ क्या हो गया, बी एम, और ई एफ का हाफ हमारे पास में क्या हो गया, ई एन, ई एन होगा, सॉरी ई एफ नहीं होगा, ई एन होगा। तो मेरे भाई आप देखो, और उसके बाद में एक बात पे फोकस करो, ये एंगल बी एंगल ई के इक्विवेलेंट है ही, एंगल बी किसके बराबर है, एंगल ई के। अब हम क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आपको आपके सामने दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। मेटेलिक silos are used by farmers for storing grains. Farmer Girdhar has decided to build a new metallic silo to store his harvested grains. It is in the shape of a cylinder mounted by a cone. Dimensions of the conical part this and cylindrical part are this. Okay, बेटे बात समझो, वो हमारे पास में जो शेप है सिलेंडर माउंटेड बाय अ कोन। अच्छा ऐसे है, ये बात आपको समझ में आ रही है यहां तक, कोई डाउट तो नहीं भाई। अब क्वेश्चन ने कहा है रेडियस ऑफ द बेस, कोन की जो रेडियस है, देखो कोन की रेडियस हमारे पास में 1.5 मीटर है और जो हाइट है ये हमारे पास में 2 मीटर है, एंड द सिलेंड्रिकल पार्ट की जो रेडियस तो सेम रहेगी दोनों की, और जो हाइट है वो 7 है, वो जो हाइट है हमारे पास में वो 7 मीटर है सिलेंडर की। कैलकुलेट द सलांट हाइट, फर्स्ट केस में पूछा उसने, कैलकुलेट द सलांट हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट, वन सुन, कोनिकल पार्ट निकालना, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बेटे सलांट हाइट निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास में बच्चे, एल देखो, एल हमें निकालनी है तो एल का स्क्वायर, आर हमारे पास में 1.5 का स्क्वायर एंड एच हमारे पास में 2 का स्क्वायर। मेरे बच्चे एल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर 2.25, 2 का स्क्वायर 4, एल का स्क्वायर 4 प्लस 2 6.25। मेरे भाई एल का स्क्वायर ये होता है हमारे पास में 2.5 का परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर, एल जो आगे हमारे पास में 2.5 मीटर आई। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ चुका जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा था। समझ में आ रही है बात, धूल उड़ा देंगे, बिल्कुल गर्दा उठा देंगे, देख रहे हो। चलो आगे की ओर बढ़ो। बच्चे सेकंड पार्ट में देखो क्या कह रहा है, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोनिकल पार्ट। ओके, कोनिकल पार्ट का कर्व्ड सरफेस यानी कि CSA ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल। बेटे पाई 22/7, वोट आर 1.5, एल हमारे पास में 2.5। मेरे बच्चे बात समझ में आ रही है। चलिए अब हम इसकी कैलकुलेट करते हैं, 22 इंटू 15 कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 15 टू जा 33 कैरी, 15 टू जा 33 इंटू 12.5 अपॉन 7। मेरे बच्चे 25 3 जा 75, 7 25 3 जा 75, 782। ठीक है, तो ये आ गया अपॉन 7, 7 1 जा और हमारे पास में कितना बच गया 55, 7 7 जा 49 और कितना हो गया हमारे पास में 6.07, लगभग हमारे पास में आ जाएगा 11 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 11.76 मीटर स्क्वायर ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन आ जाएगा। अब बेटे थर्ड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज्ड टू मेक द सिलेंड्रिकल पार्ट। ओके, कॉस्ट ऑफ मेटल यूज्ड टू मेक, अच्छा एट अ रेट, तो पहले सिलेंड्रिकल पार्ट में हमारे पास में CSA निकालना पड़ेगा मेरे बच्चे। CSA क्या आएगा 2 पाई आर एच आएगा मेरे भाई, 2 इंटू 22/7, वोट आर 1.5 एंड वोट एच इज 7, 7 से 7 नेग्लेक्ट, 22 2 जा 44 इंटू 1.5, 15 4 जा 66 कैरी, 15 4 जा 60 और 6 66, इतने मीटर स्क्वायर हमारे पास में एरिया हुआ। उसने कहा देखो मैं बहुत फास्टली समझा रहा हूँ, सब चीजें आप मैनेज कर देना, स्टेटमेंट वगैरह लिख लेना, ठीक है। अब बेटे ध्यान से समझो। उसने कहा एट द रेट ऑफ ₹2000 पर मीटर स्क्वायर, अगर मैं रेट को मल्टीप्लाई करूं 2000 से तो मेरे भाई यहाँ पे कितना नंबर आएगा ये तो हमारे पास में हो जाएगा 000, तो हमने एजिटिस कॉपी किया, 2 6 जा 12 1 के 2 6 जा 12 एंड 113 जो रुपीज होंगे, इतना खर्चा आएगा टोटल। ये पार्ट की ओर बढ़ते हैं।
टोटल कैपेसिटी पूछा उसने हमसे, तो हम एक काम करते हैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दोनों को ऐड कर देंगे ताकि हमारे पास में टोटल कैपेसिटी आ जाए। बेटे कोन का वॉल्यूम हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर H1 प्लस, मैंने कोन की हाइट को H1 मान लिया और इसकी पाई आर स्क्वायर H2, सिलेंडर की हाइट को H2 मान लिया। बेटे एक बात समझो, पाई आर स्क्वायर दोनों में कॉमन, तो ये हो गया H1/3 प्लस H2। बेटे ये बात आपको समझ में आ रही है? चलिए बच्चे, पाई का मतलब 22/7, आर हमारे पास में 1.5 का स्क्वायर हो गया 2.25 अपॉन 100 ताकि पॉइंट नेगलेक्ट हो जाए, इनटू वोट एच हमारे पास में मेरे बच्चे कितना था 2 मीटर, तो ये हो गया 2/3 और ये कितना था 7। ओके, अब हमारे पास में इनको हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये आ गया 22 इंटू 225 अपॉन 7 इंटू 100 इंटू 7 3 21 और 2 कितना हो गया हमारे पास में 23/3। मेरे बच्चे ये बात आपको समझ में आ रही है यहाँ तक? 21 और 2 23, बिल्कुल ठीक बात है। अब कटिंग बिठा लेते हैं, 25 4 जा और 25 9 जा डायरेक्टली चला गया और 3 से ये चला गया मेरे भाई, और कटिंग कहाँ हो रही है 2 जा, ये हो गया 11। अब हम किसको करेंगे 11 3 जा 33, चलो 33 चल लेते हैं, या एक काम कर देते पहले हम दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11 इंटू 9 और ये हो गया 69 अपॉन 2 इंटू 7। अब बेटे 11 9 99, 9 के लिए 11 6 66 और 9 कितना हो चुका हमारे पास में 75 अपॉन 7 2 जा 14 और 14 5 जा 70 और कितना करके 59, 14 4 जा 54 पॉइंट लगेगा अब हमारे पास में, और कितना बच गया 5 3 जा 42 कितना हो गया हमारे पास में, तो लगभग 54.3 इतना मीटर क्यूब हमारे पास में एक फाइनल आंसर है बेटे जो हमें चाहिए था। ये बात आपको समझ में आई? अब बेटा बात ध्यान से समझना, मैंने सभी क्वेश्चंस करवा दिए आपको, आपके सीबीएसई सैंपल पेपर में जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चन थे 38 क्वेश्चन थे, मैंने 38 करवा दिए हैं। जिन बच्चों ने जो पीछे की वीडियो नहीं देखी है मेरे भाई, आप पीछे जाके वीडियो को चेक कर सकते हो, सभी सॉल्यूशंस आपको एक बेस्ट अप्रोच के साथ में मिलेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। मिलते हैं मेरे भाई हम अगले टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।